हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। मिल गई। तो आज सर शुरू करना है अपना अगला बहुत ही शानदार जानदार, है ना, हेड हाउस प्रॉपर्टी। छोटा हेड है, बहुत ज़्यादा क्लास नहीं लगती, क्योंकि इस हेड में की खास बात यह है कि इस हेड में जो इनकम टैक्सेबल होती है मात्र वो एक इनकम टैक्सेबल होती है। और एक इनकम जो टैक्सेबल हो रही है भाई, उसके लिए कितने रूल बना दोगे आप, है ना, उसके लिए कितने रूल बना दोगे, है ना, एक इनकम। तो अगर मैं बात करूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, किसकी बात करूं मैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो मुझे खुद सोच के बताओ। मैंने तुम्हें कई बार बताया, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जो हमारे टाई के पांचों सर का दूसरा सर है, तो दूसरे सर में जो इनकम जाती है वो कौन सी इनकम जाएगी, बोलो कौन सी इनकम। अरे हाउस नालायक, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, मजे ले लिए। हाँ, एक ही इनकम जाएगी। एक इनकम कौन सी होगी, वो भी रेंट। और वो भी रेंट कहां से, किराएदार से। एक इनकम टैक्सेबल है, रेंट फ्रॉम किराएदार, रेंट फ्रॉम किराएदार, रेंट फ्रॉम किराएदार। ठीक है, बात समझ में आई। तो भाई इसलिए मीम भी लगा रखा है भाई, पढ़ लेना, धुंधा धुंधा हो गया है। ठीक है, बेचारा किराएदार कह रहा है भाई इतना किराया भरने से अच्छा तुम्हारा जीवन बढ़िया है। तो ये कह भी रहा है लॉन्ग लिव फुटपाथ, फुटपाथ की जिंदगी ज्यादा बेटर है अगर सलमान खान से बच के रहें तो, है कि नहीं बात। तो भाई लेकिन जो किराएदार है वो बेचारा दिक्कत में है, लेकिन जो मकान मालिक है ना, उसके मजे ही मजे हैं। तो ऐसे एक मकान मालिक थे, कौन थे भैया, बाबू भैया। कौन थे भाई, बाबू भैया, याद है, हेरा फेरी वाले। तो भाई हेरा फेरी वाले बाबू भैया थे। अब जो हेरा फेरी वाले बाबू भैया है हमारे, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो भी किराया मुझे किससे मिलेगा, जो भी किराया मुझे किससे मिलेगा, बोलो, किराएदार। दो ही किराएदार थे उनके, कौन से, एक राम, नहीं एक श्याम और एक, हाँ एक श्याम और एक राजू, दो ही तो किराएदार थे। तो जो भी उनसे किराएदार से किराया मुझे मिलने वाला है वो मेरे किस हेड में जाएगा, और जितने भी किराएदार से मिलना है वो भी किस हेड में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी के हेड से जाएगा। यानी एक ही इनकम है, कौन सी बाबू, है ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक इनकम है, रेंटल इनकम। अब अगर हम देखें तो भाई ये इनकम जाती है हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में। याद आ गया, मेरे पास रहने के लिए जगह बाबा तू पहिला नक्की करो तुला समस्या क्या नाम नौकरी की घर ठीक है घर देख लेकिन तेरे को भाड़ा देना पड़ेगा महीने का 3,000 भाड़े को क्या बोलते हैं, तो तेरे को क्या देना पड़ेगा, भाड़ा महीने का। यानी बाबू भैया की जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी कितनी होगी, 3,000 रुपये महीना, ठीक है। अगर मोहिनी थिएटर ने भाड़ा नहीं दिया तो वो क्या हो गया, बेड डेट, बेड डेट हो गया ना बाबू भैया के। बेड डेट को इनकम टैक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, याद रखना है टर्म, कौन सा रेंट, अनरिलाइज रेंट, कि जो बाबू भैया का रेंट था वो रिलाइज नहीं हो पाया, तो बाहर निकाल के नहाना है। अब बाबू भैया ने उसे कमरा तो दिखा दिया, फिर ये कुआं दिखा रहे हैं, आंगन दिखा रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं लैंड अटैच्ड विद हाउस। ठीक है, अब आज का मसला ये आता है कि अगर लैंड अटैच्ड विद हाउस है, लैंड अटैच्ड विद हाउस है, तो क्या इसका किराया अलग होगा, या 3,000 में इंक्लूड है। और 3,000 में अगर इसका किराया, इस कुएं का किराया 3,000 में इंक्लूड है, तो कुएं का कितना, कुएं का किराया 3,000 में इंक्लूड है, तो कुएं का कितना, फिर कितना माने, 3,000 में इंक्लूड मानेंगे। तो कुएं का किराया भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि बाबू भैया से क्या नहीं मान रहे, अलग अलग नहीं मान रहे। वो कह रहे मैं कह कमरे का किराया 3,000 रहा हूं, लेकिन कमरा इंक्लूड कुआं। अब कुएं का अलग थोड़ी लूंगा कि कुएं के अलग हो गए, कमरे के अलग हो गए। तो बाबू भैया ने कहा मैं अलग अलग नहीं कर सकता भाई, है ना। भैया होंगे वो महान लोग जो अलग अलग बता दें कि भाई 2,000 तो कमरे का है, 500 रुपये कुएं का है ना, और 500 रुपये बाथरूम में, है ना। कड़ी नहीं लगा रहे, कड़ी मतलब कुंडी नहीं लगा रहे। तो ये जब इसको इतनी दिक्कत है, बाबू भैया कह रहे हैं या तो गाना गा या पकड़ के बैठ, है कि नहीं बात। तो जब इसको इतनी दिक्कत है तो ये खुद कड़ी क्यों नहीं लगवा लेता, ये अक्षय कुमार, बोलो तो भाई, है क्यों नहीं लगा रहा। अब मुझे बात समझ में नहीं आई,
एक मोहिनी थिएटर वाला, एक मोहिनी थिएटर वाला जो 2.5 साल किराया लेके भाग गया, उसका भी तो किराया नहीं मिला, और एक अक्षय कुमार, किराया तो उसका भी नहीं मिला 2 साल का। दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं उसने बोला ही तो है मोहिनी थिएटर, दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ हाँ, इसलिए जो बैड डेट हो गया और वो मिलने की असंभावना उसमें नामुमकिन के बराबर है, वो होता है एरियर ऑफ, वो होता है अनरियलाइज रेंट। और जो बैड डेट नहीं हुआ उसके चांसेस बहुत ज्यादा मिलने के, तो वो होता है एरियर ऑफ रेंट। हाँ, लगता नहीं है इनके हालात से, पर फिर भी बाबू भैया उम्मीद में तो है ही, ठीक है ना, किडनैपिंग टैपिंग करेंगे आगे, तो वो होता है एरियर ऑफ रेंट। तो अनरियलाइज रेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा हाउस प्रॉपर्टी में, ये भी सीखना है। और ताई ने हमारी ये क्या बताया कि एरियर ऑफ रेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये भी हमें सीखना है। अच्छा, तुमने बोला कड़ी क्यों नहीं लगवा रहा, राजू कड़ी क्यों नहीं लगवा रहा, बाबू भैया क्यों बोल रहा है? तो यानी इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि जो मकान का मालिक होता है वो कड़ी लगवाता है, वो कुंडी लगवाता है, किराएदार नहीं लगवाता। इसका मसला भी सीखना है, हो क्या रहा है भाई हाउस प्रॉपर्टी में, इसका भी तो कुछ बताएंगी ताई कि चक्कर क्या है कि नहीं बात। अच्छा, अगर राजू कह रहा है मैं लगवा लूंगा, बोलो क्या कर लोगे, तो फिर क्या होगा भाई? समझ में बात कि रेंट में से काटना पड़ेगा या ये सब करना पड़ेगा, है कि नहीं बात। और अगली बात कि सबसे खतरनाक बात, तुम्हें ये कैसे पता लगेगा कि जो शाम आए सुनील शेट्टी आया है, क्या जरूरी है 1 अप्रैल को आया हो सुनील शेट्टी? मान लो सुनील शेट्टी आया अगस्त में, तो बाकी 4 महीने मकान क्या रहा, कमरा क्या रहा, खाली, और बाकी 6 महीने किराए पे। तो इसकी वैल्यूएशन कैसे निकलेगी अब कमरे की? और जो ये है अक्षय कुमार, ये रह रहा पूरे 12 महीने से लगातार, तो इसकी वैल्यूएशन कैसे निकलेगी? समझ रहे बात को? ठीक है। और जिस कमरे में रहने के लिए दे रहे हैं सुनील शेट्टी को, पता लगा उसमें पहले कोई और किराएदार रहता था, है ना, या उसमें पहले बाबू भैया खुद रहते थे। अब उन्होंने सोचा कि अब मैं छोड़ देता हूं, मैं सुनील शेट्टी को रख लेता हूं, तो उसकी वैल्यूएशन कैसे निकलेगी? ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? और एक मसला ये भी है, तुम्हारे घर में किराएदार रहता है, तुम ही रहते हो। सर हम तो खुद ही माँ बाप के किराएदार हैं, पता नहीं कब निकाल दे हमें, है कि नहीं बात। लेकिन फिर भी जो मम्मी पापा है जिनके नाम पे घर है, वो 12 महीने से खुद रह रहे हो, तो कोई किराया मिल रहा है? बोलो, किराया मिल रहा है क्या उन्हें? अगर उन्हें किराया नहीं मिल रहा और वो खुद 12 महीने से रह रहे हैं, तो फिर उसका भी तो कुछ हिस्सा हाउस प्रॉपर्टी में आना चाहिए। उसका हाउस प्रॉपर्टी में क्या सीन होएगा? समझ रहे हो होश में? ओ नशेड़ी हो, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो बहुत सारे सिनेरियो हैं, 12 महीने किराए पर, थोड़े महीने खाली, थोड़े महीने किराए पर, थोड़े महीने बाबू भैया खुद रहे, बाकी महीने किराए पर। बाबू भैया या तुम 12 महीने खुद रह रहे हो, तो क्या होगा? समझ में बात? तो ये बस 5-6 सीन है किसके, हाउस प्रॉपर्टी के। खेल खत्म, बस 5-6 सीन में खेल खत्म है। ताई ने बोला हर एक सीन का क्या बना देती हूँ, हर एक सीन का सेक्शन बना देती हूँ और खेला खत्म करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी खत्म करते हैं। तो जैसे तुमने अभी देखा, जैसे तुमने बड़ी मजेदार बात देखी कि बाबू भैया उसे कुआं भी दिखा रहे हैं और है ना वॉशरूम भी दिखा रहे हैं उसे, है कि नहीं बात? ठीक है। तो अगर इन सब की बात करें एक साथ, तो ताई ने बोला बाबू भैया चाहे तुम वॉशरूम दिखा दो, चाहे तुम कुआं दिखा दो, अगर तुम उससे किराएदार से किराया ले रहे हो, मिला जुला कर सब एक साथ ले रहे हो, तो मैं उसे बोलती हूं एनुअल वैल्यू। क्या बोलती हूं? एनुअल वैल्यू। यहां ताई एनुअल का मतलब क्या हो गया, ईयरली, और वैल्यू का मतलब इन हाउस प्रॉपर्टी की इतनी खतरनाक बात है, हाउस प्रॉपर्टी में कहीं भी रेंट वर्ड यूज नहीं है। मतलब तुम पढ़ रहे हो हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन उसमें क्या यूज नहीं है, रेंट यूज नहीं। क्या यूज है? ताकि भाई साहब पढ़ने वाला समझ ही ना पाए कि रेंट क्यों नहीं टैक्सेबल हो रहा। तो यहां वैल्यू का मतलब क्या है, रेंट। और बड़ी मजेदार बात, ताई ने कहीं भी हाउस वर्ड यूज नहीं किया, है ना। ताई ने बोला ईयरली वैल्यू, और हाउस की जगह वर्ड पता क्या लिखा, बिल्डिंग। ईयरली वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू हाउस प्रॉपर्टी। तो वैल्यू को डिकोड किया गया रेंट के शब्द से, और बिल्डिंग का मतलब क्या है, हाँ बिल्डिंग का मतलब है, नहीं बिल्डिंग का मतलब है एक तो रेजिडेंशियल हाउस जिसमें तुम रह रहे हो। बच्चों को लगता है किराए का मकान का मतलब होता है रेजिडेंशियल हाउस जिसमें मैं और तुम रह रहे हो, लेकिन ताई ने बोला नहीं बाबू नहीं, ये भ्रम में मत रहना। यहां मेरे लिए बिल्डिंग का मतलब है रेजिडेंशियल हाउस एज वेल एज कमर्शियल हाउस, कमर्शियल बिल्डिंग, फैक्ट्री नहीं बिल्डिंग। कि तुमने किसी को
कमर्शियल बिल्डिंग है ना रेंट पे दे, अरे कमर्शियल बिल्डिंग बाबू एक तरीके से दुकान, यानी कि दुकान का किराया भी किस पे आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। नहीं वो नहीं है ना, सुन तो लो, वही तो बता रहा हूं बात, ठीक है ना। रेंट ऑफ अ बिल्डिंग यानी कि हाउस भी हाउस प्रॉपर्टी में आता है और दुकान भी हाउस प्रॉपर्टी में आती है, याद रहेगी बात। अब मान लो भाई, ओ भाई ये क्या हो गया, अब मान लो बाबू भैया ने आखिरकार उसे एक साथ अमाउंट नहीं बताया, उसने कहा भाई 2000 तो भाई देख मकान का किराया है, 4 दीवारें तुझे दे रहा हूं, और 1000 रुपये हो गए कुएं के, और जिस घर में तू रह रहा है ना उसमें तुझे मैं बेड वगैरह भी मैं ही दे रहा हूं, चिंता मत कर, बर्तन वर्तन भी मैं ही दूंगा, है ना। तो भाई बर्तन और फर्नीचर के, अब अरे नलायक को सिंपल, जो बिल्डिंग का किराया है वो कहां ले जाओ, हाउस प्रॉपर्टी में, और क्योंकि बाबू भैया ने 1000 रुपये अलग बना दिए तो भाई इसे कहां ले जाओ, अदर सोर्स में। अगर फर्नीचर को रेंट पे देना आपका बिजनेस नहीं है तो कहां लेके जाएंगे, बोलो भैया, अदर सोर्स में। अगली बात, अगर ये किराया अलग अलग नहीं बता रखा, ये किराया अलग अलग नहीं बता रखा, और हाउस को बोल दिया कि भाई इसमें तुम्हारा 3000 रुपये का रेंट है, मुझे ये नहीं पता कि इसमें गैराज का कितने का है ना, और अगर बिल्डिंग कमर्शियल है तो उसमें पार्किंग का किराया कितना है, मुझे ये भी नहीं पता कुएं का भी कितना है, समझो बात को, बोलो भाई, मुझे ये भी नहीं पता गार्डन का कितना है। अगर ये सब किराया नहीं पता तो फिर पूरा का पूरा रेंट कहां जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंपोजिट रेंट। क्या बोलते हैं, कंपोजिट रेंट का मतलब होता है जब मकान मालिक ये ना बता पाए कि कुएं का कितना, बाथरूम का कितना, और गार्डन का कितना, और कमरे का कितना, और प्रैक्टिकली कोई अलग अलग बताता नहीं है। अगर अलग अलग नहीं बता पा रहे हो तो सब कुछ हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है, कह रहे झंझट नहीं करना कि निकाल लेंगे, वैल्यूएशन कर लेंगे, तू सारा टैक्स लेना है ना मुझे, तू सारा हाउस प्रॉपर्टी में दे दे, बात खत्म। समझ बात, बोलो। तो ये हो गया, ये हो गया। अब एक भाई का सवाल है 101 रुपए का, अरदास है, वो कह रहा है एक खाली जमीन है, खाली जमीन, उस पर कोई घर नहीं है, सिर्फ क्या है, वेकेंट लैंड, खाली जमीन है, उस पर कोई घर नहीं है, वेकेंट लैंड है, उसका रेंट मिलता है। अब किस साइड में टैक्सेबल करूं, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा नहीं जाएगा, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, चप्पल कहाँ है मेरी, क्या पढ़ रहे हैं, हेड का नाम बोलना। तो यहाँ जमीन पे हाउस दिख रहा तुम्हें कहीं, सर चींटियों ने तो बनाया होगा, सर कुत्ते ने बना लिया होगा, सांप होंगे बिल में, चींटियों के घर होंगे, भाई उनके घर से टैक्सेबिलिटी लाओगे, हाउस प्रॉपर्टी में हाउस तो हो, ताई कह रही भाई एक एक के रेफ्टे लगा देना, चश्मे उतार उतार के सबके, हाउस प्रॉपर्टी में हाउस तो होगा नहीं होगा, जब यहाँ हाउस नहीं तो इतने तो लगा सकता, जब भाई हाउस ही नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी क्यों, फिर कहाँ जाएगा। और अगर पार्किंग तुम्हारा बिजनेस है, जैसे कई लोगों का बिजनेस है ना पार्किंग, है ना, कि भाई मॉल के बाहर है पार्किंग ही पार्किंग है, वहां पे पर्चियों काटने वाला आ रहा, भाई ये तो पार्किंग ठेके पे चल रही है, तो ये तुम्हारा बिजनेस है, तो फिर कहाँ चला जाएगा, पीजीबीपी, है कि नहीं बात, कहाँ चला जाएगा, पीजीबीपी, समझ में आई ना बात। तो अगर मुद्दे की बात ये कि अगर कोई चीज हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जा रही, या तो वो अदर सोर्स में जाएगी या पीजीबी में जाएगी। पीजीबी में कब जाएगी, जब मैं रजिस्टर्ड करके क्या कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, और अदर सोर्स में कब जाएगी, जब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा बिजनेस नहीं है, पर चलो यार एक आध पड़ोसी ने इवेंट कर लिया, मैंने कहा मेरा प्लॉट पड़ा है खाली, इसको किराए पे तुम क्या बना लो, तंबू लगा लो इसमें, होता नहीं होता सर, भाई तुम्हारा मकान है, तुम्हारे बगल में प्लॉट है खाली मेरा, तुमने कहा है ना प्राची करी सर मेरा बर्थडे बनाना मुझे बहुत तगड़े वाला, पूरे मोहल्ले को दावत दूंगी, टेंट लगाऊंगी, मैंने कहा पूरे मोहल्ले को दावत देगी ना बहन, मुझे मत दियो, लेकिन मेरे खाली प्लॉट पड़ा है ना, ठीक है, इसका किराया लूंगा। अब मैंने ले लिया 5000 रुपये, तो वो मेरा बिजनेस थोड़ी है, लेकिन मैंने खाली लैंड का किराया तुमसे ले लिया, तो हाउस प्रॉपर्टी में थोड़ी जाएगा, प्लॉट है खाली, घर तो नहीं तो कहाँ जाएगा,
प्राची ने बोला नंबर 1 में पैसा दूंगी यानी चेक से, तो मैंने कोई बात नहीं, मैं अदर सोर्स में लिख दूंगा। तो भैया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होने के लिए क्या होना अनिवार्य है? हाउस होना अनिवार्य है। इतनी सी बात नहीं समझ रहे भाई तुम, ठीक है। अब सर ये ताई ने मजेदार बात कहां लिखी है? ये ताई ने मजेदार बात लिखी है सेक्शन 22 सेक्शन 22 यानी बेसिक ऑफ चार्ज। बेसिक ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। जैसे हमने वो पढ़ा था ना सैलरी का, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था सैलरी एड में कि भाई कौन सी इनकम सैलरी एड में जाती है, कौन सी इनकम सैलरी एड में नहीं जाती। याद आ गया? एमपीएमएलए की इनकम कहां जाएगी, ये वाला इंट्रोडक्शन है ना। सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू और रिसीव, ठीक है। तो इसे बोलते हैं चार्ज सेक्शन। क्या बोलते हैं? चार्जिंग सेक्शन। तो ऐसी जो हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है वो चार्जिंग सेक्शन 22 है। चार्जिंग सेक्शन 22 कहता है जो मैंने अभी तुमसे बोला, बिल्डिंग मतलब कमर्शियल बिल्डिंग और नॉन कमर्शियल बिल्डिंग। लैंड अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अटैच, यानी कि बाबू भैया का कुआं और गार्डन गैराज किस साइड में टैक्सेबल होगा? किस साइड में टैक्सेबल होगा? निकम्मो जल्दी बोल दो। हाउस प्रॉपर्टी अंडर दिस हेड, ठीक है। ये लिखवाया मैंने पॉइंट नंबर 2 कंपोजिट रेंट। अगर कंपोजिट रेंट मतलब जिसमें अलग अलग नहीं करते यानी इनसेपरेबल है, तो किस हेड में जाएगा? बोलो। नहीं, उसको लिखते हैं कंपोजिट रेंट, है ना, इनसेपरेबल, सॉरी, इसको लिखते हैं अदर सोर्स में, है ना। अगर वो इनसेपरेबल है तो कहां जाएगा? हाँ, कंपोजिट रेंट है तो अदर सोर्स लिखना जरा एक बार, कहां जाएगा? अदर सोर्स, ठीक है। हाँ, अगर घर और फैसिलिटी एक साथ है ना तो कहां जाएगा? अदर सोर्सेज, ठीक है। अगली बात, फोटो। कंपोजिट का मतलब बिल्डिंग प्लस फैसिलिटी। कंपोजिट का मतलब बिल्डिंग प्लस फैसिलिटी, है ना। जैसे फर्निश्ड होम, फैसिलिटी कैसे मतलब फर्निश्ड होम, ठीक है, कि घर और मैं फर्नीचर क्या दे रहा हूं? एक साथ दे रहा हूं, तो कहां जाएगा? तो कंपोजिट रेंट का मतलब हो गया भाई तुम्हें घर भी मिल रहा है प्लस एसी भी मिल रहा है, या अगर बहुत ऊंची बिल्डिंग है तो उसमें तुम्हें लिफ्ट की फैसिलिटी मिल रही है ना। इस तरह की अगर कोई भी फैसिलिटी मिल रही है तो ताई कह रही है कि घर की जगह इनकम कहां जाएगी? अदर सोर्स। अगर बिजनेस है तो बिजनेस। अच्छा, जैसे मान लो होटल है ना, कंपोजिट रेंट में जैसे होटल। अब होटल में जो तुमने कमरा किराए पे लिया उसमें कमरे की वैल्यू है या फैसिलिटी की वैल्यू है? कमरा तो भाई धर्मशाला में मिलता है। तो एक 3 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल जो पैसे चार्ज करते हैं, किसे चार्ज करते हैं? अब तुम उस होटल में स्विमिंग पूल है, तुम कह रहे हो मुझे स्विमिंग पूल में नहीं नहाना, पैसे कम कर दे मेरे, कर देगा वो? अब वो कह रहा है हमारे होटल में ब्रेकफास्ट फ्री मिलता है साथ में, तुम कह रहे हो ब्रेकफास्ट के छोटे पैसे कम कर दे, व्रत है मेरा, आज मंगल का व्रत रखा है, कम कर दे, कर देगा वो कम, है ना। अब तुम सर्दी के मौसम में गए, वहां पे एसी भी लग रहा है, तुम कह रहे हो भाई मैं एसी चलाऊंगा नहीं, रिमोट ले जा, एसी नहीं चलाना, पैसे कम कर देगा वो। समझ रहे बात को? इसका मतलब ये है कि होटल की कमरे की इतनी वैल्यू नहीं जितनी होटल की फैसिलिटी की वैल्यू होती है। तो कमरा तो धर्मशाला भी देता है और कमरा 4 स्टार 5 स्टार होटल भी दे रहे हैं, कमरा ताज वाले भी दे रहे हैं। पर ताज का होटल का मिल रहा है कमरा मान लो लाख रुपए का, 20 लाख, है ना, 1 लाख रुपए का, 50,000 रुपए का एक रूम, और धर्मशाला में मिल रहा है 1,000 रुपए का एक रूम। तो रूम दोनों में मिल रहा है, धर्मशाला का रूम ज्यादा बड़ा है, फिर भी भैया हम उसके रूम की ज्यादा क्यों है? फैसिलिटी। इसलिए ताई ने बोला फैसिलिटीज की कीमत ज्यादा होती है, इसलिए उसे मैं कहां लेके जाऊंगी? अदर सोर्स में, ठीक है, राइट। तो कहां पे आ गई सर इनकम? अदर सोर्स में। अब अगली बात लिखेंगे, जो ताई ने एक बात बोली, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मकान को जो किराए पे देते हैं उसे बोलते हैं लेट आउट। क्या बोलते हैं बाबू? लेट आउट।
है ना। अब अगर लेट आउट कर रहे हैं, ठीक है, अगर लेट आउट किया है हाउस, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो बिजनेस को, यानी कमर्शियल घर हो, जैसे क्या कहते हैं घर में कुछ गोडाउन वगैरह सा हो गया, दुकान हो गई, तो अगर आपने लेट आउट किया है घर, ठीक है, अब घर चाहे तुम्हारा वो रेजिडेंट घर हो, रेजिडेंशियल हो, या फिर वो घर तुम्हारा कमर्शियल हाउस हो। कमर्शियल हाउस समझते हो, जिसमें दुकानें खोल लेते हैं लोग, तुम्हारे घर के आसपास कोने का घर हुआ, नीचे दुकानें बना दी सारी, उसे बोलते हैं कमर्शियल हाउस। उसमें बिजली का बिल जो जाता है वो कमर्शियल बिजली का बिल जाता है, रेजिडेंशियल नहीं जाता। रेजिडेंशियल का बिजली का बिल कम होता है और कमर्शियल ज्यादा होता है। तो घर चाहे, ताई कह रही है भाई देखो घर है, घर चाहे तुम्हारा रहने वाला हो या घर तुम्हारा दुकान वाला हो, दोनों ही घर से जो भी कमाई होगी वो कहां जाएगी? बोलो, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब अगली बात सुनना ध्यान से, मान लो लेट आउट करना, लेट आउट करना उस आपका बिजनेस, जैसे हॉस्टल, हॉस्टल को लेट आउट करते हैं। अब मेरा मकान मुझे किराए पे देना, यानी रेंट पर देना मेरा बिजनेस है। लेट आउट इज बिजनेस, ठीक है, मेरा मकान को किराए पे देना क्या है? बिजनेस है। अच्छा, मकान को किराए पे देना बिजनेस कब होगा? जब कोई हॉस्टल होगा, इस टाइप का होगा, नहीं होगा, राइट। अगर मेरा बिजनेस है और मैं लेट आउट कर रहा हूं रेजिडेंशियल हाउस, इसे पता क्या बोलते हैं? पीजी, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चे दिल्ली में सर कॉलेज में रह रहे हैं, पीजी ले रखा है हमने, पेइंग गेस्ट, ठीक है, आंटी के साथ रहने लगे, अंकल जी के साथ रहने लगे, ठीक है ना, आंटी खाना भी बढ़िया बनाती हैं तो उनके साथ खाना भी खा लिया, 2-4 बच्चे मिलकर, ना, कुछ काम भी करा दिया और उनको किराया भी दे दिया, तो होता है पीजी। सुना की बात? पीजी तुम कभी नहीं रहे पर सुना तो होगा ना कि यार दीदी लोग हो गई, भैया लोग हो गए, पीजी में रहते हैं, वहां मकान मालिक भी साथ में रहता है और आप भी किराया देते हैं, पेइंग गेस्ट। अब ये आपका रेजिडेंशियल हाउस जो है वो आपका पेइंग गेस्ट का बिजनेस है कि आप क्या करते हो, ठीक है। तो ये ताई कह रही है किस हेड में जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी किस हेड में जाएगा? और लेट आउट आपका बिजनेस है किस चीज का? बोलो, कमर्शियल बिल्डिंग। लेट आउट क्या है? इज द बिजनेस ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग। तो ये तुम्हारा किस हेड में जाएगा? तो पीजी में जाएगा, क्योंकि वहां तुमने अपनी बिल्डिंग को एज अ कमर्शियल क्या करा रखा होगा? रजिस्टर्ड। जैसे ये कोचिंग है ना, जैसे अपनी कोचिंग, इस कोचिंग के मकान मालिक ने इस बिल्डिंग को क्या करा रखा है? कमर्शियल बिल्डिंग करा रखा है कि भाई मैं इसमें कभी जिंदगी में रहूंगा नहीं, ये तो कमर्शियल है मेरे लिए। अगर कोई इसमें आएगा तो बिजनेस पर्पज से आएगा, रहने के पर्पज से नहीं आएगा। समझ में आई ना बात? अगर, यानी सिंपल सी बात, कहने की बात ये, अगर किराया आ रहा है घर का, इन शॉर्ट में अगर बता दूं तो राज की बात क्या लिख सकते हैं? राज की बात ये लिख सकते हो, अगर किराया आ रहा है घर का, रेंट किसका आया? रेंट आया घर का। अब चाहे वो घर कैसा हो, कमर्शियल हो या वो बिजनेस हो, अगर घर है ना, घर रेजिडेंशियल हाउस है, अगर रेंट आया घर का यानी रेजिडेंशियल हाउस का, तो बोलो हाउस प्रॉपर्टी। बस ये राज की बात याद रखेंगे, समझ गए? इससे आसान बात क्या होगी? अब ये डायग्राम तुमने बना लिया, ये चार्ट तुमने बना लिया, लेट आउट घर किया, हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट घर किया, और अगर वो बिजनेस है तुम्हारा तो भी हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन लेट आउट कमर्शियल बिल्डिंग करी, बिजनेस कमर्शियल बिल्डिंग, तो बोलो पीजी। ठीक है, बात समझ में आ गई? राइट। तो क्या लिखेंगे? लेट आउट घर है तो हाउस प्रॉपर्टी,
लेट आउट करना मेरा धंधा है, लेट आउट करना मेरा बिजनेस नहीं है, ठीक है ना, तो हाउस प्रॉपर्टी, फिर भी लेट आउट कर दिया। लेट आउट करना मेरा बिजनेस है, तो हम ये देखेंगे जिस तुम्हारा जो बिजनेस है और तुम किस भी घर को लेट आउट कर रहे हो, बाबू तुम्हारा जो बिजनेस है जिस भी घर को तुम लेट आउट कर रहे हो, वो अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो हाउस प्रॉपर्टी, और अगर कमर्शियल बिल्डिंग है तो पीजीपी। इन शॉर्ट कैसे याद करेंगे, ये चीट कोड याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन में रेजिडेंशियल हाउस गिवन है, आंख बंद करके कहां ले जाना उसे, बस ये है तुम्हारा बिल्कुल चीट कोड, ये याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। बोलना जरा मेरे साथ, अगर किराया क्वेश्चन में रेजिडेंशियल हाउस का लिखा है तो ये भूल जाना किराया क्यों आ रहा है, चाहे किराया वो घर को रेंट पे दे के आ रहा हो, चाहे किराया वो मेरे रेंट को देने बिजनेस की वजह से आ रहा हो, चाहे किराया वो पीजी का आ रहा हो, चाहे किराया नॉर्मल मेरे घर का आ रहा हो, भूल जाओ कैसे किस वजह से आ रहा है। किराया घर का आ रहा है ना, किराया रेजिडेंशियल बिल्डिंग का आ रहा है ना, तो बाबू हाउस प्रॉपर्टी। और ताई का मंशा ये है, अगर कोई भी किराया किसका आ रहा है, रेजिडेंशियल हाउस का आ रहा है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी है। ताई चाहती है जितने भी घर हैं वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो, और अगर वो किराया कमर्शियल बिल्डिंग का है तो कमर्शियल मतलब बिजनेस, तो ताई कह रही तेरा पर्पज ही क्या है, तेरा पर्पज ही है कमर्शियल बिल्डिंग यानी बिजनेस। उस बिल्डिंग में तू क्या करना चाह रहा है, कमर्शियल एक्टिविटी करना चाह रहा है, कमर्शियल एक्टिविटी मतलब बिजनेस करना चाह रहा है, तो तू कहां ले जाइयो। अब भाई ये तुम्हें एमसीक्यू में देखने के लिए पक्का मिलेगा इस साल, एमसीक्यू में आएगा पक्का, क्योंकि नई अमेंडमेंट है ये, समझ में आई बात। मतलब अमेंडमेंट क्या है, क्लैरिफिकेशन दे दी ताई ने कि लोग इसमें कंफ्यूज होते थे, इसमें बिजनेस है और हाउस है, बिजनेस है और हाउस है ना, तो लोगों को यह भ्रम था कि बिजनेस है हाउस है तो बिजनेस ना, पीजी में जाऊंगा। ताई ने कहा तुम समझे नहीं यार मेरे लॉ का पर्पस, मैं लिख क्लैरिफाई कर देती हूँ लिखकर, बिजनेस है रेजिडेंशियल हाउस है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस नहीं है तो हाउस है या बिल्डिंग है ना, तो हाउस प्रॉपर्टी। बिजनेस है ना, कमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल नहीं है, कौन सी है, कमर्शियल बिल्डिंग है, तो पीजीबीपी। यानी इन शॉर्ट रेजिडेंशियल हाउस है तो भैया हाउस प्रॉपर्टी में जाना है। ताई ने ये नई अमेंडमेंट डाल दी तुम्हारे लिए, क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट डाल दी कि कंफ्यूजन ना हो। समझ आ गई बात, नोट कर लिया। अब देखो ये लिखी बात, लेटिंग आउट इज द बिजनेस ऑफ असेसी। अब यहां लिख लेंगे लेटिंग आउट बिजनेस ऑफ असेसी तो है, लेकिन कौन सी बिल्डिंग, हाँ सबसे खतरनाक वर्ड है लेटिंग आउट ऑफ, बोलो कमर्शियल बिल्डिंग, लेटिंग आउट ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग, लेटिंग आउट ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग, ये हाईलाइट कर लेंगे। अगर लेट आउट किया है तुमने कमर्शियल बिल्डिंग, ठीक है भाई, लेटिंग आउट ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग, तो कहां जाना है, और लेटिंग आउट ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, घर किराए पे दे रहे हो तो हाउस प्रॉपर्टी है, बात खत्म। हिंदी में बात ये समझो, घर किराए पे दे रहे हो तो हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। कोई कमर्शियल बिल्डिंग किराए पे दे रहे हो तो फिर वो पीजीबीपी है, याद हो जाएगी बात, एमसीक्यू में पूछी जाती है बातें। बोलो भाई, अगली बात, कई बार तुमने देखा होगा, जैसे मैं अपने स्कूल की बताता हूं, है ना, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, ठीक है, तो अंग्रेजों के जमाने का स्कूल था ना, इंग्राम नाम है हमारे स्कूल का, तो उस स्कूल में जेल भी है हमारे, अंग्रेज लोग जेल, हाँ तो स्कूल एक जगह है, वहां से आधी किलोमीटर दूर जाओगे तो जेल मिलेगी, मतलब काफी बड़ा, बहुत कई किलोमीटर फैला हुआ स्कूल है। उसी स्कूल में गवर्नमेंट की हमारी आईटीआई भी है, गवर्नमेंट ने खोल रखा हमारा इंडस्ट्रियल, जो बच्चों को देते हैं ना छोटे छोटे काम सीखते हैं, हमें इंजन खोलना, एसी खोलना, आईटीआई भी है स्कूल में। तो काफी किलोमीटर में फैला हुआ स्कूल है हमारा अंग्रेजों के जमाने से। तो उस स्कूल में एक बैंक है, जैसे हमारे स्कूल की बिल्डिंग होगी एक तरफ,
एक तरफ होगी जेल, है ना, जेल तो बंद है, खैर गवर्नमेंट कब्जे में, जेल तो बंद है, ठीक है। वो हमारे किस्से चला करते थे, जेलों में भूत रहते हैं, आवाजें आती हैं, बच्चे जो अफवाह उड़ाते हैं वहाँ, इस तरह की अफवाह चलती थी, जेल के पास मत जाना भाई, अंदर चुड़ैल है। एक कुआं तहखाना भी है, अंग्रेजों का, जेल में थी तो कैदियों को बंद करते थे तहखाने में। तो वो थोड़ा ऐसा एरिया जो थोड़ा हॉरर सा एरिया, पुराना जमाने का, आज से 100, 150, 200 साल पुराने का। तो जेल वो बंद है ना, जेल वो बंद है, तो वहाँ जाते हैं तो इसलिए डराया जाता है कि वहाँ लोग जाए ना, खो जाए कभी, मतलब कुछ हो जाए, तो वो थोड़ा हॉरर टाइप का एरिया है। तो और एक तरफ ITI है और एक तरफ है बैंक, SBI का बैंक है उसमें, यानी वो गाजियाबाद का सबसे पहला SBI का बैंक था जो उस अंग्रेजों की बिल्डिंग में खुला था, क्योंकि वो ये क्या थी, बिल्डिंग थी, पहले तो जंगल जंगल था गाजियाबाद, आज से 50-60 साल पहले की बात करो। तो अब मजेदार बात यह है, यहां पर ये बैंक खुला हुआ है, यहां पर स्कूल की बिल्डिंग है। अब स्कूल वाले इंग्राम स्कूल वाले कह रहे हैं SBI से, तुम्हें हमने बिल्डिंग दे रखी है, 100 साल से तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बैंक चला रहे हो, अंग्रेजों के जमाने में उनका बैंक रहा होगा, फिर ये SBI हो गया, तो तुम हमें क्या भरोगे भाई, रेंट भरोगे। क्या भरोगे, रेंट भरोगे। अब ये बताओ, ये जो रेंट है ना बाबू, ये जो रेंट है ये किस हेड में जाएगा, ऐसी स्कूल में भाई कैंटीन है, उसमें पैटीज के साथ पेट भर के सॉस पीते थे हम, भैया एक पैटी दे देना और पूरी सॉस की बोतल दे दो, ठीक है, तो ये कैंटीन है। अब कैंटीन वाला कह रहा है भाई मैं भी किराया देता हूं, किसको, स्कूल वालों को। तो दोनों की दोनों बिल्डिंग सेपरेट, एक कैंटीन के नाम से, एक बैंक के नाम से। हमें भी ये कहा जाता था कि भैया अपनी फीस जमा करनी है ना तो बैंक की लाइन में लग जाना। इंग्राम के बच्चों की फीस जमा करने के लिए एक खिड़की अलग थी, तो वहाँ सारे बच्चे लाइन में लगे रहते थे, स्कूल के बाद लाइन में लग रहे हैं, फीस जमा कर रहे हैं आधे घंटे तक, या स्कूल से पहले आ गए, आधे घंटे पहले आ गए, ठीक है ना, तो लाइन में लग रहे हैं। अब भैया ये बताओ, कैंटीन वाला भी किराया दे रहा है स्कूल को और बैंक वाला भी किराया दे रहा है स्कूल को, किस साइड में जाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। और उससे भी बड़ा लॉजिक क्या है, इनको किराए पे देने का पर्पस क्या है, नहीं, बिजनेस चलाना, स्कूल चलाने तो किराए पे देना बिजनेस। अच्छा अगर यहां से स्कूल हटा दो, यहां से स्कूल हटा दो तो कैंटीन की कोई वैल्यू रह जाएगी, है ना। और जो स्कूल में जो बैंक की खिड़की है स्कूल वाली, कई कई खिड़की स्कूल के बच्चों के लिए है कि भाई स्कूल में पढ़ रहे हैं 10,000 बच्चे और हर 10,000 बच्चे 10 तारीख तक फीस जमा कर रहे हैं, तो 10,000 बच्चों में से 5,000 बच्चे तो लाइन में लग रहे हैं, तो कुछ फायदा उस बैंक को, वहां उस बिल्डिंग को खोलने का, है कि नहीं बात। इसका मतलब टाइम ने देखा, कभी कभार हम बिल्डिंग इसलिए किराए पे देते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा चले। उस ये बताओ, बिल्डिंग स्कूल के बिजनेस की वजह से, स्कूल के बिल्डिंग की वजह से कैंटीन है, कैंटीन में स्कूल है, ऐसा तो नहीं होगा कैंटीन खुल गई स्कूल खोल लो, ऐसा तो नहीं होगा, समझ रहे बात को। ऐसी एक बात देखो, अगला दूसरा एग्जांपल, एक भाई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल में लंबा चौड़ा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के किनारे, हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर ही क्या खोल लिया, हाँ मेडिकल स्टोर। अब मेडिकल स्टोर वाला हॉस्पिटल को रेंट पे कर रहा है, तो बताओ स्कूल के जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल जैसे स्कूल है, अबे मेडिकल स्टोर खोल के हॉस्पिटल खोल लो यहाँ, ऐसा होगा क्या इसका मतलब हॉस्पिटल खुल गया तो चलो मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं, देखो हॉस्पिटल के आसपास मेडिकल स्टोर खुल जाते हैं बोलो भाई, इसका मतलब स्कूल की वजह से कैंटीन नहीं है, बोलो कैंटीन की वजह से स्कूल है, ऐसा है क्या, है ना, ऐसा नहीं है ना। इसका मतलब कैंटीन का अस्तित्व इसलिए क्योंकि वो स्कूल है, स्कूल को सपोर्ट कर रहा है। मेडिकल उसका डिस्पेंस क्या बोलेंगे उसे, हाँ केमिस्ट, केमिस्ट को आना, मेडिकल स्टोर का आना इसलिए क्योंकि वहां पर हॉस्पिटल है। इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, सपोर्ट सिस्टम है। क्या है, तो ताई ने बोला सपोर्ट सिस्टम अगर रेंट देगा तो फिर वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। सपोर्ट सिस्टम अगर रेंट देगा तो सपोर्ट सिस्टम का रेंट हम कहां लेके जाएंगे, पीजी में ले, क्योंकि कैंटीन वाले का वो बिजनेस है, वहां वो बिजनेस कर रहा है स्कूल की आड़ में। मेडिकल स्टोर वाले का बिजनेस है क्योंकि वहां दवाइयां बेच के वो घर चला रहा है ना, दवाइयां बेच के, तो दवाइयां बेच के वो बिजनेस कर रहा है हॉस्पिटल की आड़ में, बात समझ में आई। तो कैंटीन इन द कॉलेज स्कूल, मेडिकल स्टोर इन द
बोलो भाई, मेडिकल स्टोर इन द हॉस्पिटल, ये सपोर्ट सिस्टम है बड़े बिजनेस के। तो बिजनेस को अगर कोई छोटा सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट करता है तो उसका सपोर्ट सिस्टम का किराया किस साइड में जाएगा? पीजीबीपी में जाएगा। कहां जाएगा बाबू? पीजीबीपी। बात समझ आई? तो एक तरीके से देखा जाए तो बताओ कितनी चीज पीजीबीपी में जाती है? कमर्शियल बिल्डिंग का रेंट कहां जाएगा? पीजीबीपी। कमर्शियल बिल्डिंग का रेंट पीजीबीपी। दूसरा सपोर्ट सिस्टम कहां जाएगा? पीजीबीपी। और तीसरा कंपोजिट रेंट कहां जाएगा? पीजीबीपी या अदर सोर्स अगर वो है ना, पीजीबीपी अदर सोर्स अगर वो क्या है? इनसेपरेबल। क्या है बाबू? इनसेपरेबल। गिबली आ गया, गिबली। ठीक है, अगली बात, पहला पॉइंट समझ में आ गया? तो बस मुझे पहले पॉइंट में ये ध्यान रखना है कौन सी हाउस प्रॉपर्टी में, कौन सी में। किसी भी तरह की रेजिडेंशियल बिल्डिंग है कहां जाएगी? ओ भाई, किसी भी तरह की रेजिडेंशियल बिल्डिंग है कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी। सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम मेडिकल स्टोर कैंटीन कहां जाएगी? पीजीबीपी। समझ में आई बात? ठीक है। और अगर कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग है और उसको किराए पे देना मेरा बिजनेस है तो कहां जाएगा? पीजीबीपी। तो कमर्शियल बिल्डिंग बिजनेस तो पीजीबीपी, रेजिडेंशियल हाउस तो हाउस प्रॉपर्टी। अगली बात भाई, मैं बताओ, अपनी ही बिल्डिंग में मैं घर पे कोचिंग पढ़ा रहा हूं, अपनी बिल्डिंग में, तो खुद को किराया दूंगा क्या? तो बच्चों की जो फीस आएगी वो कहां जानी चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी क्या? तो जज साहब ने क्या बोला, ताई ने, अगर एसएससी अपनी ही बिल्डिंग में क्या कर रहा है, कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है, तो खुद को किराया तो देगा नहीं। तो जो भी उसकी इनकम हो रही है वो इस साइड में नहीं जाएगी, इस साइड में नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैं अपनी ही बिल्डिंग में खुद रह रहा हूं, अपनी बिल्डिंग में, तो खुद रहने को क्या बोलते हैं बाबू? सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्या बोलते हैं? तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होने की वजह से अगर कुछ भी झगड़ा या इनकम जनरेट होती है वो कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी। अपनी बिल्डिंग में बिजनेस कर रहा हूं तो उस बिजनेस से जो किराया आ रहा है, भाई मेरी बिल्डिंग में 4 दुकानें हैं, एक में मैं अपनी खुद की दुकान चलाता हूं, तो खुद को किराया दूंगा नहीं। उस धंधे से जो कमाई आ रही है वो कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, क्योंकि मैं खुद को किराया नहीं दे रहा। लेकिन अब तुम अपने घर में खुद रह रहे हो नहीं रह रहे? क्या खुद को किराया दे रहे हो पापा को? लेकिन पापा खुद रह रहे, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाबू? तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली इनकम, सेल्फ ऑक्यूपाइड से कुछ भी अगर खर्चा पानी होता है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट होगा। ये हम सीखेंगे अगली क्लास में, है ना, कि अगर मैं खुद रह रहा हूं अपने घर में तो वो हाउस प्रॉपर्टी में कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो फिलहाल इसको पेंडिंग रखते हैं, फिर से सिर्फ लिख लेते हैं कि अगर मैं अपने घर में खुद रहता हूं तो भी हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीटमेंट हो सकता है। राइट। अगली बात भाई, बसंती है, बसंती पता है रामगढ़ में रहती है, बसंती रामगढ़ में रहती है, टांगा चलाती है। जय वीरू रामगढ़ में आए, उनके पास घर नहीं था, बसंती ने अपना घर जय को रेंट पे दे दिया। वीरू कहने लगा भाई मैं कहां जाऊं, मैं क्या पेड़ के नीचे सोऊंगा, है ना। जय को बताया आगे अपने दोस्त पे, जय ने बसंती से पूछकर उसे आगे क्या कर दिया, किसी और का घर वीरू को रेंट पे दे दिया। अब वीरू भाई हमारे जय को रेंट पे करते हैं और जय उसमें से किराया निकाल के बसंती को पे कर देता है। बताओ कौन सी इनकम किस हेड में जाएगी? अब 2 जनों को किराया मिल रहा है, अब किराया बसंती को भी मिल रहा है और किराया जय को भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका ही घर है भाई, जिसका घर है बाबू भैया, अगर बाबू भैया का घर है और उसमें अक्षय कुमार सुनील शेट्टी किराया दे रहे हैं तो बाबू भैया का तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, क्योंकि बाबू भैया की कौन सी बिल्डिंग है? कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है, कौन सी है? रेजिडेंशियल है। अच्छा, अगर रेजिडेंशियल होने के बाद उसका बिजनेस भी लेट आउट का होता बाबू भैया का, तो भी कहां जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्योंकि मकान का बसंती ओनर है, तो मकान की बसंती ओनर है, इसलिए कहां जाएगी इनकम? हाउस प्रॉपर्टी। अब आती है बाबू जय की बात, जय की इनकम क्यों? क्योंकि वो उसका ओनर, तो
तो ये इनकम कहां जाएगी? अदर सोर्स। समझ में आ गई बात? ये पढ़ना पॉइंट नंबर 3। असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, तभी वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। अगर असेसी ओनर नहीं है तो कहां जाएगा? अदर सोर्स। तो इसको बोलते हैं रेंट को। अब इसको मैं टेक्निकल वर्ड लिख रहा हूं, इस रेंट को बोलते हैं लेट आउट। क्या बोलते हैं? लेट आउट। और जय ने जो वीरू को दिया उसे बोलते हैं सब लेट आउट। क्या बोलते हैं बाबू? तो सब लेट आउट से जो कमाया वो गया अदर सोर्स, और लेट आउट से जो कमाया वो गया, बोलो बाबू, हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि ओनर की वजह से। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगली बात, ये बहुत ही दुख भरी बात है भाई। गलत किया है ताई ने, मैं बिल्कुल दुख मनाता हूं इस बात का। ताई ने बोला अगर कोई बिल्डर है, कौन है बाबू? बिल्डर। तो बिल्डर की जितनी भी फ्लैट्स होते हैं वो उनके लिए क्या बनते हैं? क्या बनते हैं नालायको? स्टॉक इन ट्रेड बनेंगे। ओ भाई क्या बनेंगे? स्टॉक इन ट्रेड। है कि नहीं बात? अब बिल्डर है, स्टॉक इन ट्रेड है, अब वो तो अपना मकान बेचेगा, वो अपना मकान बेचेगा नहीं बेचेगा? अब ताई ने बोला एक बिल्डिंग है, ऊंची है बिल्डिंग, आना कर तुम लिफ्ट तेरी बंद है, लिफ्ट भी लग गई उसमें। अब बिल्डर कह रहा मकान नहीं बिक रहे, तो ताई को शक हो रहा तूने यार मकान बनाए क्यों? तूने इतने सारे टावर बोल देते ना सोसाइटी में, तूने इतने टावर खड़ी कर दिए भाई, तूने है ना 70 80 100 फ्लैट बना डाले एक ही बिल्डिंग में, तू 20 मंजिल बना रहा है, तो तुझे अंदाजा तो होगा ना बिकेगा। और लोग बाग तो प्री बुक भी कर लेते हैं कि भाई पैसे ले लो, बनाना शुरू करो, फिर हमें पोजीशन दे देना। करते नहीं करते ऐसा? बोलो भाई। अब ताई ने देखा कि वो जो बिल्डिंग है बहुत ऊंची बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में मकान अभी तक ना बिके हैं। तो ताई ने बोला भाई अगर मकान नहीं बिके तो क्या कर? सेल कर दे, है ना? सेल कर दे। अगर नहीं सेल हो रहे तो ट्राई कर सेल करने का। अगर उसने सेल कर दिया, मकान सेल कर दिया, तो कहां चले जाएंगे? नहीं, मकान बेचना उसका बिजनेस है ना, तो कहां जाएगा? पीजीबी। अब वो कह रहा है बिल्डर मकान नहीं बिक रहे सर मेरे, ताई मेरे मकान नहीं बिक रहे। तो ताई कह रही है अगर तेरे मकान नहीं बिक रहे तो एक काम कर, हो सकता है कई लोग मकान लेने के लिए पैसे ना हो उनके पास, पर वो कह रहे हैं हमें भैया किराए पे दे दो। तो बिल्डर्स, जितने भी बिल्डर्स थे, ये कोरोना के चक्कर में हुआ था ऐसा, क्योंकि लोगों के पास कोरोना में पैसे थे नहीं, लोगों के पास जीने मरने के पैसे नहीं है भाई, लोगों की नौकरी जा रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है ना, और तुम मकान कैसे बेच लोगे? तो ताई ने एक स्कीम निकाली 2021 में कोरोना में, कि अगर बिल्डर का मकान बिक नहीं रहा है तो बिल्डर अपने फ्लैट को क्या दे दे? किराए पे दे दे। कोई दिक्कत नहीं, किराए पे दे दे। किराए पे दे देगा तो हम क्या कर लेंगे भाई? कमर्शियल बिल्डिंग है, लेट आउट हो रही है, तो अभी हमने चार्ट बनाया, कमर्शियल बिल्डिंग है, लेट आउट करना तेरा बिजनेस हो गया, हम तेरा पीजी पे किराया टैक्सेबल कर देंगे, तू कमा तो कर, कमाई तो कर। अब ताई ने देखा कि बिल्डर मकान किराए पे भी नहीं देना चाहता, और लॉजिकल बात है, बिल्डर कह रहा है ताई मैं मकान किराए पे दे दूंगा, किराएदार बिगाड़ देगा वो, भाई उसने पेंट खराब कर दिया, उसने कोई टूट फूट कर दी, समझ गए ना, फर्श खराब कर दिया, कुछ हो गया, और जब मैं उस मकान को बेचने के लिए जाऊंगा तो मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, क्या पेंट फिर से कराऊं, फर्श फिर से, समझ रहे बात को? तो किराएदार, वो मकान मालिक कह रहा है, बिल्डर कह रहा है ताई इतना किराया आएगा नहीं मेरा, जो आप कह रही हो, जितना मेरी मरम्मत में और फिर रिनोवेट कराने में चला जाएगा, क्योंकि जिसको मैं नया मकान दूंगा उसको तो नया बना के दूंगा ना, वो चेक करके तो लेगा। तो ताई ने कहा यार तू मकान रिनोवेट कराने के चक्कर में ना बेचियो और ना तू किराए पे दियो। तो ताई को गुस्सा आया, ताई ने एक सेक्शन बना दिया। ताई ने बोला भाई तुझे अपना घर चलाना, मुझे देश चलाना है, मैं तुझे देती हूं कितने महीने की मोहलत? 2 साल की। अगर तूने 2 साल तक मकान किराए पे दिया तो वेल एंड गुड, अगर तूने 2 साल तक किराए पे मकान नहीं दिया तो 2 साल के बाद मैं नहीं, जबरदस्ती खुद किराया निकाल कर तेरे को टैक्सेबल कर दूंगा। है कि नहीं बात? तो ये लिखी बात।
अगर 2 साल तक फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी पहले फाइनेंशियल ईयर एंड करना है ना, पहले अपने ईयर को एंड करो, फिर 1 साल 2 साल गिनो, उसके बाद क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के 2 साल के बाद, है ना, ऑफ द प्रॉपर्टी ऑब्टेन फ्रॉम द कंपनी अथॉरिटी, तो क्या होगा, शैल बी टेकन एज नील। तो एनुअल वैल्यू क्या लूंगी मैं, बोलो, नील मानूंगी। और अगर एनुअल वैल्यू नील मानूंगी तो उसकी मैं मार्केट वैल्यू निकालूंगी। क्या निकालूंगी, बोलो बाबू, मार्केट वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू तो तूने नील कर दी, एनुअल वैल्यू मतलब रेंट, रेंट तो तेरा नील हो गया, लेकिन जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी ना, मार्केट वैल्यू, उस मार्केट वैल्यू जो रेंट जितना चल रहा होगा सोसाइटी का, उसकी मार्केट वैल्यू को जानकर मैं क्या कर दूंगी, टैक्स। अब ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन देखो जो तुम्हारे एग्जाम में 2022 में आया था, ठीक है ना। अब 22 में क्या था, ये था, ये क्वेश्चन तुम्हारा 2022 में आया, ठीक है बाबू, कि मुझे ये बताओ, एक राम है, रियल एस्टेट डेवलपर है, उसने अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा, मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग का 20 फ्लैट बनाए हैं उसने, और उसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया 1/4/2022 को। उसके सारे के सारे फ्लैट खाली हो गए कोरोना के कारण, किसी भी कारण से उसके फ्लैट बिके नहीं, खाली पड़े हैं। कमेंट करो उसकी टैक्सेबिलिटी के ऊपर। समझिए क्वेश्चन, ये तुम्हारे आईसीआई का एमसीक्यू क्वेश्चन है, एग्जाम में 2022 में पूछा गया था तुम्हारा एग्जाम। तब ये लॉ नया नया आया था कोरोना के बाद, ठीक है। ये बताओ क्या लिखा है, 2 साल कब से गिनने हैं, जिस दिन तुम्हारा सर्टिफिकेट मिला है उस दिन का ईयर एंड कर। तो सर्टिफिकेट कब मिला इसे, तो कौन सा ईयर होगा, 22-23। तो भाई 22-23 को क्या किया, 22-23 को क्या कोई भी टैक्सेबिलिटी आएगी, नहीं। ताई ने बोला 22-23 को खत्म कर ले, तो 22-23 में तुझसे मैं कुछ भी टैक्स नहीं ले रही। जब तेरे पास कोई किराया नहीं आया तो टैक्स कहां से दूंगी, फिर क्या आएगा। अब यहां से गिनो 2 साल, तो 23-24 में भी कोई टैक्स नहीं, 24-25 में भी कोई टैक्स नहीं, बीत गए 2 साल। ओ भाई बीत गए 2 साल। अब क्या आया, 25-26 में उसके टैक्स फ्लैट खाली पड़े हैं। ताई कह रही है भाई ये बड़ा नाटक है, तुझे लगभग 3 साल मिले ना, कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाला भी ईयर दिया, उसके बाद एक और दिया, उसके बाद तीसरा साल दिया। 3 साल में ना तू फ्लैट बेच पा रहा, भाई तू बेचता तो मैं उसे कहां टैक्सेबल करती, है ना, बिजनेस में जाता तेरा, ना तू उसे किराए पे दे पा रहा, कि अगर तूने किराए पे दिया होता तो मैं क्या करती, तो भी तेरी टैक्सेबिलिटी निकालती, है कि नहीं बात। तो ताई ने बोला प्रीवियस ईयर 25-26 से, बाबू प्रीवियस ईयर 25-26 से मैं तेरे इस खाली फ्लैट को भी क्या करूंगी, टैक्सेबल करूंगी। तो टैक्स विल बी चार्ज ऑन एक्सपेक्टेड रेंट इवन इफ, एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब होता है जो उस एरिया के आसपास का किराया चल रहा है, एमआरपी ऑफ रेंट, यानी कि एरिया वैल्यू ऑफ रेंट। तू मुझे उस पर टैक्स देता, तेरे पे किराया अपनी जेब से भर टैक्स। तो यार ये बहुत गलत किया, कोई बिल्डर नहीं देना चाह रहा किराया, तो तुम क्या कर रही हो, फिर भी टैक्स दे रही हो, ठीक है। अगली बात ये बताओ, तुम्हारा घर है, तुमने बेचा, क्या हाउस प्रॉपर्टी में कुछ आएगा, नहीं, क्योंकि किराया नहीं आ रहा। अब मुझे चूज करना है जो घर बेचा है मैंने, वो पीजी में आएगा, कैपिटल गेन में आएगा, कैपिटल गेन में। क्यों, क्योंकि असेट को बेचना मेरा बिजनेस नहीं है। ये लिखी बात, इफ सेल और परचेज ऑफ हाउस इज नॉट द बिजनेस देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। खतरनाक बात, अगर सेल परचेज ऑफ हाउस क्या है आपका, बिजनेस है, यानी कि आप कौन हो, बड़े बड़े बिल्डर, जैसे इधर जाते हैं ना गौर सिटी, अब सेक्टर 71 की तरफ गौर सिटी है, तो गौर सिटी जो है गौर वालों का रेजिडेंशियल घर थोड़ी है, वो उनके बिजनेस है, वो तो उनका तो धंधा यही है, क्या, बिल्डिंग बनाओ बेचो। मेरे घर जहां मैं रहता हूं, मेरे घर के पास भी सोसाइटी है, उसका नाम है गौर होम्स। तो गौर वालों ने क्या किया, वहां बिल्डिंग बनाई और बेच दी, फिर वो इधर आगे नोएडा, यहां बिल्डिंग बनाई और बेच दी, फिर आगे ग्रेटर नोएडा, वहां बिल्डिंग बनाई और बेच दी। तो बिल्डिंग बना बना के बेचना, बिल्डिंग बना बना के बेचना मेरा बिजनेस है, तो वो कहां जाएगा, पीजी पे जाएगा। डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, तभी मैंने कहा था कि किसी भी हेड को
फॉर्मूला लगाने से पहले ये देख लेना कि वो इनकम उस हेड में आ रही है नहीं आ रही है। पता लगा इनकम आ रही पीजीबी में, लगा रहे हो एचपी के फॉर्मूले। समझे बात को? वो इनकम आ रही है हाउस प्रॉपर्टी में, लगा रहे हो एचपी के फॉर्मूले। वो इनकम आ रही है एचपी की, लगा रहे हो पीजीबी के फॉर्मूले। ठीक है, तो किसी भी हेड की पहली क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, उसमें मुझे ये पता लगता है कि ये किस हेड में जाएगा। सैलरी का तुम्हें याद आ गई बात कि सैलरी में कौन सी इनकम पीजीबी में जानी है, सैलरी नाम की कौन सी इनकम अदर सोर्स में जानी है, और सैलरी की कौन सी इनकम सैलरी हेड में जानी है। समझ रहे बात को? ऐसी ये सेक्शन क्या बता रहा है सेक्शन 22 कि हाउस प्रॉपर्टी की किस किस तरह की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जानी है और किस किस तरह की इनकम बाबू किस में जानी है, बोलो, पीजीबी में जानी है। समझ में आ गई बात? राइट। तो ये था तुम्हारा बेसिक कौन सा सेक्शन, बेसिक सेक्शन 22। तो बताओ 22 ने हमें क्या सिखाया? अगर 22 का शॉर्टकट निकाले तो बताओ दोस्तों 22 ने हमें क्या सिखाया? जल्दी बोलो तभी तो खत्म होगी आज का बेसिक क्लास। एक सबसे कॉमन बात जो राज की बात है, अगर रेजिडेंशियल यूनिट है, रेजिडेंशियल हाउस है, लिखा है साफ साफ क्वेश्चन में रेजिडेंशियल हाउस, उसका कोई भी रेंट, अब ये मत देखो रेजिडेंशियल हाउस मेरा धंधा है या नहीं है ना, पर घर क्या है, रेजिडेंशियल हाउस है, तो रेजिडेंशियल हाउस का जो भी रेंट मिल रहा है वो कहां जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी। हाँ वो करेंगे ना, राइट। अब क्योंकि कंपोजिट रेंट जो होते हैं वो मोस्टली लोग है ना देते नहीं है, वो होटल वाले होते हैं। अगली बात क्या सीखी? हाँ, तो हाउस प्रॉपर्टी हो गया। अगर लेट आउट बिजनेस है, रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, कौन सी बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग। तो कमर्शियल बिल्डिंग क्या है बताओ? लेट आउट करना मेरा बिजनेस है, कमर्शियल बिल्डिंग को किराए पे देना क्या है, तो कहां जाएगा, ठीक है ना, लेट आउट ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग कहां जाएगा, ये पढ़ लिया। एसएससी का क्या होना जरूरी है, ओनर होना जरूरी है। तीसरा, अगर सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है जैसे कि कैंटीन, कॉलेज स्कूल में कैंटीन और किसी भी हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर, तो कहां जाएगा, क्योंकि वो उस बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल उसका होता है जिसको वो सपोर्ट करता है, ठीक है। और अगर बिल्डर है, बिल्डर, और बिल्डर ने अपने फ्लैट 2 साल तक क्या नहीं दिए, हाँ, तो 2 साल के बाद वो बेच नहीं पाया या लेट आउट नहीं कर पाया, तो उसको क्या मान लेंगे, उसको डीम्ड टैक्सेबल कर देंगे, यानी जबरदस्ती उसकी इनकम को टैक्सेबल कर देंगे। टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेगी था अभी बता दूंगा मैं, है ना। उस डीम्ड इनकम को ताई ने क्या बोला, क्या नाम दिया था उसको, एक्सपेक्टेड रेंट। क्या नाम दिया, तो यानी डीम्ड इनकम मतलब, चलो मैं डीम्ड नहीं लिखता, सीधा लिख देता हूं, एक्सपेक्टेड रेंट टैक्सेबल। एक्सपेक्टेड रेंट टैक्सेबल, यही है ना। बोलो भाई, इसको ध्यान से नोट कर लेंगे। और एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा, एमसीक्यू आएगा। इसको एमसीक्यू भी तो कहीं से बनाएगा, आईसीआई, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। चाहे ऐसे लिख लो, लेट आउट किया रेजिडेंशियल हाउस, एनी लिख लो, चाहे यहां पे लेट आउट एनी रेजिडेंशियल हाउस, हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट कमर्शियल बिल्डिंग, है ना, जो मेरा क्या है, बिजनेस है। लेट आउट कमर्शियल बिल्डिंग जो बिजनेस है, ठीक है ना। तो बिजनेस है तो पीजीबीपी। मैं क्या होना चाहिए बाबू भैया, क्या होना चाहिए, मकान के मालिक। सपोर्ट सिस्टम है तो पीजीबीपी, ठीक है। और बिल्डर है तो
2 साल तक किराया नहीं दिया तो डीम्ड एक्सपेक्टेड रेंट टैक्सेबल इन हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, याद आ गई बात, समझ में आ गई बात। अब अगली बात करते हैं सर, सबसे छोटा फॉर्मेट हाउस प्रॉपर्टी का भाई, क्योंकि हमेशा चार्जिंग सेक्शन पढ़ने के बाद हमें क्या बनाना होता है, फॉर्मेट। सबसे छोटा फॉर्मेट है, मजा ही आ जाएगा। तुम कहोगे सर ये तो बच्चा एक्ट है, बिल्कुल बच्चा एक्ट। ताई ने बोला ऊपर हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी फॉर द प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर फॉर द असेसी, पूरी टाइटल लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या लिखेंगे दीदी, प्राची लिख क्यों नहीं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसे क्लास में मैं शॉर्ट में बोला करूंगा जीएवी, है ना। क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए इसे मैं क्या बोला करूंगा, जीएवी। तो सबसे पहले जीएवी आएगी। जीएवी का मतलब होता है ग्रॉस किराया, एनुअल मतलब ईयरली और वैल्यू मतलब रेंट। समझ गए ना, टाइम ने बढ़ लिया। अब जीएवी में से माइनस कर दो बाबू, जीएवी में से माइनस कर दो भाई, किराया आया। अब बताओ बाबू भैया जो किराया ले रहे हैं क्या हाउस टैक्स नहीं भर रहे होंगे, क्या सीवर टैक्स नहीं भर रहे होंगे, कई तरह के टैक्स भर रहे होंगे, हाउस एलिट होते हैं। तो ताई ने कोई बात नहीं बाबू भैया, जो आप भर रहे हो मैं तुमको किराया क्या कर देती हूँ, उसमें से डिडक्शन दे देती हूँ। तो ताई ने बोला इसमें से लेस कर देंगे जो बाबू भैया म्युनिसिपैलिटी के टैक्स दे रहे हैं, म्युनिसिपल टैक्स बाबू पेड। कौन से, वो भी पेड, म्युनिसिपल टैक्स पेड। किसके द्वारा, बाय ओनर, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय, ये माइनस कर देना। जब तुम ये माइनस कर दोगे फिर जो वैल्यू बचेगी उसको नाम देंगे हम नेट एनुअल वैल्यू। क्या नाम देंगे, बोलो रे बाबू, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, अब आती है अगली राज की बात। ये बताओ, बाबू भैया ने बोला आप तुझे संडास दिखाता हूं, उसमें कड़ी कौन लगाएगा, बाबू भैया, क्योंकि अक्षय कुमार लड़ रहा है ना। जो आता है तुम उसे गैरेज तो दिखाते नहीं, बाथरूम क्यों दिखाते हो उसे, तो कौन लगाएगा, बाबू भैया कड़ी लगाएंगे। बाबू भैया कह रहे हैं किराया जो आ रहा है मेरा, बाबू भैया कह रहे हैं किराया जो आ रहा है मेरा, उसमें कड़ी का भी तो खर्चा है, वीएनटीआर। अच्छा पेंट कौन कराएगा, कुएं का खींचने की रस्सी टूट गई, बाल्टी नीचे रहेगी, तो अब क्या सुनील शेट्टी नीचे जाके नहाएगा, अब खींचने के लिए नई रस्सी कौन लाएगा, बाबू भैया लाएंगे। बाबू भैया कह रहे ताई से ये पैसे भी घटाओ, ये पैसे भी घटाओ, वेयर एंड टीयर, पेंट, कड़ी, कुआं, गार्डन, ये पैसे भी तो घटाओ मेरे। अब ताई ने बोला एक समस्या है, बाबू भैया तुम कड़ी ला रहे हो 100 रुपए की, दूसरा तुम्हारा पड़ोसी कड़ी ला रहा है 50 रुपए की, उससे पड़ोसी कड़ी ला रहा है 250 रुपए की, बढ़िया लटक जा, टूटेगी ही नहीं। तुम करा रहे हो पुताई वाला पेंट, छुट रहा है जो, पड़ोसियों ने करा दिया एशियन पेंट, आओ रंग सजाए शाहरुख खान वाला, उनका पड़ोसी और बढ़िया निकला, उसने भाई टेक्सचर पेंट करा दिया, किराएदार भी कुछ हो रहा है, क्या मकान वाले का भाई है कि नहीं बात। अब 3 घर होते ना तो सबके घर में जा जाके पूछ लेती, है ना। हमारे देश में है, हमारे देश में आधी से ज्यादा जनसंख्या किस पे रह रही है, रेंट पे रह रही है। घर गांव में है, देखो ढूंढ लगे बेचारी, घर गांव में है, लेकिन जॉब के चक्कर में कहां रह रहे हैं, दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, है ना, ऐसी जगह पर रह रहे हैं। बिल्डिंगें क्यों बनानी पड़ रही हैं भाई, फ्लैट क्यों नहीं बना रहे, बिल्डिंग क्यों बना रहे हो, इतनी सी जमीन पे क्या बना दूं, 20 घर बना दूंगा, 20, है ना, बना दूंगा नहीं बना दूंगा। अब वो सब किराए पे रह रहे हैं, तो क्या सबके घर पे जा जाके चेक करो मकान मालिक ने क्या किया। तो ताई को समस्या यह हुई कि अगर हमारे देश में 120 करोड़ की, 125 करोड़ की जनसंख्या में से 10 करोड़ लोग किराए पे रह रहे हैं, मात्र 10 करोड़ लोग, 150 करोड़ पहुंच गए नहीं पहुंच गए हम, 1.5 सेंचुरी कर ली नहीं कर ली हमने। हाँ, तो अगर हमने 1.5 सेंचुरी कर ली है और सिर्फ उसमें से सिर्फ 10%, 15 करोड़ लोग, 15 करोड़ लोग किराए पे रह रहे हैं, तो 15 करोड़ का डेटा कैसे पता लगेगा ताई को कि 15 करोड़ के मकान मालिक ने कितने रुपए की कड़ी, पेंट, रस्सी लगा दी। बताओ समाधान क्या निकालें,
क्या निकाले बाबू समाधान? लिमिट नहीं, सीधा लिमिट सेट कर दी। सही कह रही दीदी। ताई ने बोला सेक्शन 24 के तहत मैं तुझे डिडक्शन देती हूं, डिडक्शन नंबर ए, जिसका नाम रखूंगी मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन में भैया सब कवर है, पेंट, कड़ी, पुताई, गार्डन, कुआं, सब। और ताई ने दी स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV। भाई कम है, ज्यादा है, या ओके ओके है, या ठीक है? वही मतलब ओके ओके बोलो, कम है, ज्यादा, ओके बोलो भाई। ऑनलाइन वाले भी कह रहे हैं ओके है। अरे ओके नहीं है ये बहुत नहीं, अब मैं बहुत नहीं, भयंकर ज्यादा है ये, भयंकर। बताऊं कैसे? इस रूम के हालात देखो, इस रूम की पेंट देखो, तुम पुताई देखो कितने की लग रही होगी। अंदाजा लगा दो यार, फिर भी 50-60 हजार में तो भाई मैं टेक्सचर पेंट हो जाएगा। हाँ तो ए रूम की भी कह रहा हूँ 50-60 हजार रुपये लगेंगे इसमें। 50-60 हजार में तो पूरी बिल्डिंग पुताई हो जाती है ना। अच्छा पेंट लगा दिया होगा कि चलो भैया छूट नहीं रहा, मान लो 10 मान लिया, चलो हाई क्वालिटी पेंट, और एक सिंपल कलर कर दिया, यही। बाकी सब हमें कोचिंग की तरफ से करना पड़ता है ना। जैसे सर ने बाहर वो लगवा दिए वॉलपेपर वगैरह, ये हम लगाते हैं, ये मकान मालिक, ये बिल्डिंग का मालिक नहीं लगाता। बिल्डिंग का मालिक कह रहा है भाई यही कराऊंगा, और ये उन्होंने कब कराया पता है? 3 साल हो गए। 3 साल पहले कोरोना के बाद दिवाली हुई थी ना, उस पर कराया था, चलो करा देता हूँ, पेंट खराब हो रहा है, दोबारा झांका भी नहीं हो। समझ रहे हो? अब किराया दे रहे मान लो 1 लाख रुपए पूरी बिल्डिंग का, उसकी इनकम कितनी होगी GAV? 12 लाख। उसने तुम्हारे हिसाब से कितना खर्च कर दिया 3 साल में? सिर्फ 10,000। हर साल नहीं कराता? चलो कोई मकान मालिक इतना मेहरबान हो, कह रहा है हर साल 10,000 का पेंट करा दूंगा, पूरा चकाचक कर दूंगा 10,000 में, तो कितना हो गया 1 साल का? 10,000। अब उसकी जो वियर एंड टीयर है वो कितनी होनी चाहिए? अगर उससे पूछा जाए तो कि बता कितने रुपए की बिल्डिंग में तूने वो कराया फायदा करा कोचिंग का, बता। पेंट दिखा, ताले दिखा, चटकनी, कड़ी, कुंडी, जो भी तुम बोलते हो ये दिखा, है कि नहीं बात? दरवाजे तूने बढ़िया कर दिए एकदम, वो दिखा दे। अब केबिन वगैरह AC वगैरह सब हमें लगाना पड़ता है, वो चलो बिल्डिंग दे दी और ये 2 दीवारें दे दी, है कि नहीं बात? तो बता दिखा। अब वो दिखा नहीं पाया, कह रहा हाँ पेंट कराया था 10,000 का कराया था। अब 12 लाख का 30% कितना है बाबू? 360। और कर कितना रहा है वो? तो उसका टैक्सेबल अमाउंट क्या आएगा? 12 में से 360 घटा के। तो ताई कह रही है तुझसे मैं टैक्स कितना लूंगी? 12 में से 360 घटाना। तू टैक्स देते मुझे 840 पे, बल्कि उसकी कमाई कितनी है? 11,90,000 जेब में। मैंने कहा ताई, हम ताई को बताइए ये बात, लिखी भी, चिट्ठी भी लिखी, ताई हर कोई 30% का टैक्स होने का। ताई कह रहे छोड़ना यार, अब जो लिख दिया, अब कल को मैंने इसे घटा के 20% कर दिया तो लोग लफड़ा करेंगे। ताई ने वो घटा दी, ये घटा दिया, वो घटा दिया, फायदा घटा दिया। अब 30% ऑफ NAV ये कम नहीं है, भयंकर ज्यादा है। कोई दुनिया का इंडिया छोड़ो, दुनिया को कोई मकान मालिक इतना पैसा खर्च नहीं करता। किराए का 30%, यानी कि 12 लाख का 3.5 लाख रुपए अगर बिल्डिंग पे लगा दो ना, 3.5 लाख रुपए साल का मॉल बन जाएगी ये मॉल। बिल्डिंग पूरी दूर से दिखेगा भाई क्या चक्कर है ये, समझ रहे हो? और तुम्हें दिख रहा है 3.5 लाख का काम इसमें, समझ आई ना बात? इंटीरियर सोचो 3.5 लाख में कितना भयंकर इंटीरियर आएगा। मसाज वाली तुम्हारी चेयर होंगी, पैरों में मसाज चल रही होगी तुम्हारे बात। हाँ तुम भी कह रहे हो यार पढ़ते पढ़ते नींद बहुत बढ़िया आती लॉ की क्लास में, तो समझ आई बात? ताई की मेहरबानी है, कभी कभी ताई की मेहरबानी है। एक खर्चा और बताया बाबू भैया ने। बाबू भैया ने बोला ताई एक खर्चा और है, मैंने ये जो बिल्डिंग राजू को किराए पे दे रखी है, शाम को किराए पे दे रखी है ना, इस पे मेरा हाउस लोन चल रहा है। क्या चल रहा है? वो भी तो खर्चा है। ताई ने कहा उसे भी घटा ले भाई। तो फिर प्रिंसिपल घटेगा ब्याज? ब्याज प्रिंसिपल क्यों घटेगा? प्रिंसिपल तो लायबिलिटी है। तो ताई ने बोला पागल है तो प्रिंसिपल हटाऊंगी। इंटरेस्ट ऑन
हाउस लोन, ये घटा दे। अब जो तेरा अमाउंट आएगा वो तेरा फाइनल आंसर है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, राइट राइट राइट। मजा आ गया, बस खत्म। सिर्फ 3 चीजें सीखनी है, 3 नहीं 2 चीजें, एक ये कैलकुलेशन सीखनी है और एक इंटरेस्ट को कैलकुलेशन करना सीखना है। नहीं तो फिर हाउस प्रॉपर्टी का हेड खत्म कर दो बिल्कुल। बताओ म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर कहां होगा? क्वेश्चन में होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कैसे निकाल लोगे? जो तुमने एनएवी निकाली इसका 30% तुम खुद निकाल लोगे। अरे तो मुझे ताई मुझे बता दो मुझे कैलकुलेट क्या करना है। ताई ने कहा हाउस प्रॉपर्टी में तुझे 2 कैलकुलेशन करनी है बस, सबसे छोटा हेड है हाउस प्रॉपर्टी, मात्र 2 कैलकुलेशन। एक निकाल ले जीएवी कैसे निकलती है और एक निकाल ले ब्याज कैसे निकलता है, खत्म करके खत्म हाउस प्रॉपर्टी। समझ में बात? तो अब मजेदार बात है, जीएवी निकालने का भी बहुत मजेदार फॉर्मूला है। जीएवी निकालने का फॉर्मूला सीखेंगे सर। सबसे पहले लिखेंगे हाउ टू कैलकुलेट जीएवी। तो सबसे पहले अब सुनना ध्यान से, अब मैंने जीएवी निकालने के लिए ताई ने अलग अलग सेक्शन में जीएवी निकालनी सिखाई है। मैंने सेक्शन की जगह क्या किया बाबू बोलो? केस बना दिए, फॉर्मूले के केस बना दिए, फिर सेक्शन याद करा दूंगा। तो मैंने बनाया दुनिया का सबसे मशहूर केस, केस नंबर 1। और वो मशहूर केस ये है कि किसी भी बंदे ने अपना मकान 12 महीने लेट आउट किया। तो केस 1 का नाम मैंने क्या रखा बाबू? 12 महीने लेट आउट, 12 महीने लेट आउट। किया नहीं क्या 12 महीने लेट आउट? बोलो। अगर क्वेश्चन में लिखा मिल गया 12 महीने लेट आउट या क्वेश्चन साइलेंट है तो भी क्या मानना है? क्वेश्चन में लिखा है 12 महीने लेट आउट, क्वेश्चन में नहीं लिखा तो भी क्या मानना है? 12 महीने लेट आउट। तो ताई ने बोला मैं जीएवी कैलकुलेट करूंगी एज पर सेक्शन 23। हमेशा जीएवी कैसे कैलकुलेट होगी? सेक्शन 23 के हिसाब से। उसके सब सेक्शन बना रखे हैं वो बताऊंगा अभी। तो मैंने कहा ताई बताओ कैसे कैलकुलेट करना है। तो ताई ने बोला अगर कोई भी मकान 12 महीने लेट आउट है तो पहले लेना फेयर रेंटल वैल्यू। भाई यार बताओ, आर की जगह दिल ले रहा है, देखो कितना रोमांटिक हो रहा है हमारा पैनल में। फेयर रेंटल वैल्यू। अब बताओ इसके नाम से तुम्हें क्या पता लग रहा है? फेयर रेंटल वैल्यू ऐसे मकान का पड़ोसी किराया कितना लेता है। अगर तुम इस मकान के ओनर हो तो तुम्हारा पड़ोसी इसी तरह के मकान का कितना किराया लेता है, इसे बोलते हैं फेयर रेंटल वैल्यू। कि तुम्हारी रेंट की वैल्यू फेयर कितनी होगी सोसाइटी के हिसाब से। नहीं 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 नहीं, एम्यूनिटी के हिसाब से भी होता है। जैसे गाजियाबाद आके रहो सस्ता मिलेगा मकान, नोएडा रहो उतना ही मकान महंगा मिलेगा। गाजियाबाद में 2 BHK मकान, 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन, साथ में आंगन, छत भी मिल रही है सिर्फ 10,000 में मेरे घर के पास। और वही मकान नोएडा में लोगे तो 25 से 30 का मिलेगा। नोएडा में तो छत ही नहीं मिलेगी पहले तो, कि पतंग उड़ाऊंगा कपड़े सुखाऊंगा, वो जो इतनी पतंग उड़ाने की बालकनी होती है बस, है ना। और वो भी एरिया का फर्क है, एरिया का फर्क है। और जितना मेट्रो के पास जाओगे, जितना हॉस्पिटल के पास जाओगे उस सबसे किराया। मेट्रो बगल में है, हॉस्पिटल बगल में है, अब कितनी बढ़िया जगह पे रह रहा तू, है कि नहीं बात। उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू बदलती है। तो ताई ने बोला जो मार्केट वैल्यू चल रही होगी वहां पे फेयर रेंटल वैल्यू, और उस घर का किराया जो म्युनिसिपल अथॉरिटी बताएगी। जैसे नोएडा में नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, और गाजियाबाद में गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की म्युनिसिपल अथॉरिटी कहती है, और जो तुम सर्कल रेट बोल रहे हो कि इसका इतना किराया तो भाई होना चाहिए। फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू। ताई ने बोला लूंगी विच एवर इज हायर, और बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, ताई कम पे टैक्स क्यों लेगी भाई? भाई हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू कम होती है और मार्केट वैल्यू हमेशा, समझ में ना बात। तो ताई ने कहा मुझे पता है फेयर रेंटल वैल्यू होगी तेरे पूरे मकान की, पूरे साल की, मान लो 1 लाख रुपए। म्युनिसिपल वैल्यू उस मकान की चल रही होगी 80,000 रुपए, क्योंकि म्युनिसिपल वैल्यू फैसिलिटी नहीं देखती कि मेट्रो कितनी पास है, हॉस्पिटल कितनी पास है, हाईवे कितनी पास है, ये नहीं देखती, वो सर्कल रेट देखती है। तो ताई ने झट बोल दिया क्या विच एवर इज। फिर ताई ने बोला जो हायर है
उसको कंपेयर करूंगी एक रेंट के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम है रेंट कंट्रोल एक्ट। क्या नाम है भैया? रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट ये बोलता है किसी भी मकान मालिक को ये कतई भी इजाजत नहीं है कि वो अपने किराएदार की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे लूट ले। तो उन्होंने बोला रेंट कंट्रोल एक्ट से हम निकालेंगे स्टैंडर्ड रेंट। क्या निकालेंगे? जिससे लूटपाट ना हो। तो रेंट कंट्रोल एक्ट से हमारा ये क्वेश्चन में दिया गया होगा, ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई होगी। तो हमने क्या निकाला? हमने क्या निकाला? स्टैंडर्ड रेंट। मैं कैसे कुछ समझोगे? स्टैंडर्ड रेंट। और ताई ने बोला क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट हमारा ही भाई है, हमारा ही लॉ है, तो हम ये चाहते हैं कि इससे ज्यादा तुम्हें किराया ना देना पड़े, इसलिए ताई ने लिखा विच एवर इज लोअर, विच एवर इज हायर और रेंट स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। इन दोनों में से जो लोअर होगा। एरो देखना कहां बना रहा हूं मैं, कहां बनाया मैंने? फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर। अब ये जो हायर वैल्यू क्या आई? 1 लाख। विच एवर इज हायर और स्टैंडर्ड रेंट निकल के आया मान लो 90,000। तो 1 लाख और 90,000 विच एवर इज लोअर है ना। कितने रुपए निकल के आएंगे? 90। इस लोअर वैल्यू को ही बोला जाता है एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोला जाता है बाबू? एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोला जाता है? यानी कि ताई कह रही है मैं मकान मालिक से ये एक्सपेक्ट करती हूं कि मकान मालिक अगर अपने किराएदार से किराया ले तो कितना ले? 90 ले। 1 लाख मार्केट वैल्यू चल रही होगी, अच्छी बात है। म्युनिसिपल वैल्यू उसकी 80 है, ये सरकारी बात है। रेंट कंट्रोल रेट उसे 90 लगाता है, ये अच्छी बात है। लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मकान मालिक अपने किराएदार से कितना पैसा ले? 90,000। लेकिन एक बात ये भी तो है कि वो ले कितना रहा है, एक बात ये भी तो है कि वो ले कितना रहा है। तो जितना वो ले रहा है उसे क्या नाम देंगे? एक्चुअल रेंट। और ताई ने बताओ क्या लिखा होगा? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर एंड लोअर। क्या लेना चाहिए? हायर। क्यों? क्योंकि ताई कह रही है तुझे लेना कितना चाहिए? 90, और वो एक्चुअली में ले कितना रहा है? 1 लाख। कह रहा क्यों लूं 90? मैं तो 1 लूंगा जब किराएदार देने को तैयार है। ताई ने कहा वसूल लिए, बेईमानी कर ली, ले विच एवर इज हायर टैक्सेबल होगा। जो विच एवर इज हायर आएगा, यही हायर क्या है? GAV। जो विच एवर इज हायर आएगा यही हायर क्या है? GAV। और इस विच एवर इज हायर GAV को, इसको मैं यहां पुट कर दूंगा। बोलो भाई, बोलो। तो इस सेक्शन को ताई ने बोला 23(1)(a), और ये जो वैल्यू निकल के आ रही है विच एवर इज हायर, इसको बोला ताई ने 23(1)(b। लोअर एक्सपेक्टेड रेंट, जिसे सेक्शन के तहत बोला गया एक्सपेक्टेड रेंट एज पर 23(1)(a, और विच एवर इज हायर करके जो वैल्यू है वो बोला गया 23(1)(b। समझ गए है ना? बस 2 मिनट बाद शुरू करते हैं। नोट कर लिया? अब कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ घर पे एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 85। बस ये करके लाना है। अब देखो, देखना क्या लिखा है। हाउस लेट आउट कितने महीने? केस नंबर 1 जो मैंने तुम्हें केस 1 सिखाया वो हाउस लेट आउट कितने महीने? तो मैंने लिख दिया 12 महीने लेट आउट। फॉर्मूला क्या लिखाया? यहां से मत पढ़ना, क्योंकि ताई ने जो लिखा है वो क्या है? टेक्निकल लिखा है, फॉर्मूला पढ़ना। फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज लोअर और एक्चुअल रेंट विच एवर इज। तो ये लिखी बात। जो एक्सपेक्टेड रेंट होता है उसे लिखा गया 23(1)(a) में। अब बताओ एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाला मैंने? फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। वो लोअर तो एक्सपेक्टेड रेंट है। तो एक्सपेक्टेड रेंट तक पहुंचने के लिए ताई ने बनाया 23(1)(a, और एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल वो किसने बोल दिया? 23(1)(b। तो एग्जाम में दोनों सेक्शन को एक साथ लिखना। एज पर सेक्शन 23(1)(a एंड एज पर सेक्शन 23(1)(b, इफ द हाउस इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर देन GAV इज इक्वल टू हायर लोअर हायर। समझ में ना बात? पूरा सेक्शन लिख के बता देना।
अब ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना, कि इस क्वेश्चन में तुम्हारा यहां 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 क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 85 आएगा तो एमसीक्यू टाइप में आएगा। पहले छोटे छोटे एमसीक्यू करा दूं, फिर जोड़ के क्या बन जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी का बड़ा क्वेश्चन, जैसे हमने सैलरी में किया। ठीक है ना, राइट। तो पहला केस सिखाया मैंने तुम्हें आज, बेसिक पढ़ा है और पहला केस सिखाया है। ठीक है, तो पहले केस में कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगाना, ये वाला, ये फॉर्मेट मत बनाना, फॉर्मेट तुम्हें याद है। सिर्फ क्या करना, इस फॉर्मूले से केस 1 के इस फॉर्मूले से जीएवी निकाल देना। इसे नाम देता हूं मैं जीएवी फॉर्मूला। तो जीएवी फॉर्मूला निकाल के यहां तक पहुंचा के मुझे बता देना उस क्वेश्चन नंबर 85 में वैल्यूज कितनी आ रही है। बोलना जरा एक बार, फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, हायर को किससे कंपेयर करना है, जो लोअर बनता है उसको क्या नाम देते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करना है, इनमें से विच एवर इज, जो हायर बनेगा उससे क्या नाम देंगे। अगली 2-3 क्लास तक यही पढ़ना है, तुम्हारी खोपड़ी में अपने आप सपने में बता दोगे तुम ये फॉर्मूला। इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में एक ही फॉर्मूला है, पूरे हाउस प्रॉपर्टी में एक ही फॉर्मूला है और रोज वही पढ़ना है कि नहीं बात। सिंपल फॉर्मूला पूरे हाउस प्रॉपर्टी का, सबसे छोटा फॉर्मेट और सबसे छोटा फॉर्मूला, पांचों हेड में हाउस प्रॉपर्टी है। पर इतने से पेज में हाउस प्रॉपर्टी खत्म है तुम्हारा। बस मुझे केस जानने हैं, बस घर लेट आउट के केस क्या है, समझ गए ना। सबसे छोटा एक्ट है और आता भी है एग्जाम में, फ्री के नंबर होते हैं। चलिए दोस्तों, अगली क्लास में अगले केस पढ़ेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।